Dunyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। साल 1945 की बात है। 11 सितंबर का दिन। दूसरे विश्व युद्ध में जापान को सरेंडर किए 9 दिन बीत चुके थे। राजधानी टोक्यो के पास बसे एक कस्बे में शांति पसरी थी। उसी कस्बे में मक्के के खेत से घिरा एक छोटा सा घर था। एक गार्ड और नौकर के अलावा कोई और इंसान वहां दिखता नहीं था। भले ही कोई दिखता ना हो, लेकिन वहां एक और शख्स रह रहा था। उसका नाम था हिदेकी तोजो, जापान का पूर्व प्रधानमंत्री। उस दिन दोपहर के 12 बजे कुछ अनचाहे मेहमानों का आगमन हुआ। इन लोगों ने आर्मी की वर्दी पहनी थी। इनके पास हथियार भी थे। साथ में एक आदेश वाला पन्ना था। उन्होंने गार्ड से तोजो के बारे में पूछा। उस वक्त वो घर में नहीं था। गार्ड ने इंतजार करने के लिए कहा और तभी ठिगना सा दिखने वाला एक शख्स दाखिल होता है। सैनिकों को देखकर वो अंदर जाता है और कमरा बंद कर लेता है। ये तोजो था। कुछ पल बाद वो कमरे की खिड़की पर नजर आता है। तेज आवाज में पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? आर्मी टीम के मुखिया ने जवाब दिया, हम यूएस आर्मी से हैं, दरवाजा खोलिए ताकि हम वारंट सौंप सकें। वो जवाब देता है, तोजो, तुम कोई भी हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और ये कहकर वो खिड़की से दूर चला जाता है, खिड़की बंद करके। अब यूएस आर्मी के पास गेट तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। प्लानिंग चल ही रही थी कि जोरदार धमाके की आवाज आती है। आनन फानन में दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर पहुंचकर क्या देखते हैं? हिदेकी तोजो के पेट से खून का फव्वारा निकल रहा था। तोजो का शरीर बेजान पड़ा था। उसने गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या तोजो इसमें सफल हो पाया? गोली लगने के बाद आगे क्या हुआ? कुछ महीने पहले तक जापान का सर्वे सर्वा रहा हिदेकी तोजो इतना असहाय क्यों हुआ और अमेरिकी सैनिक उसे पकड़ने क्यों आए थे? और इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स क्या रहा और आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। हमेशा की तरह सबसे पहले बैकग्राउंड। जापान के इतिहास में 1868 के साल को मेइजी युग का आरंभ माना जाता है। इस साल मेइजी जापान के 122वें सम्राट बने। उनसे पहले जापान दुनिया से अलग थलग कटा हुआ था। उसके ऊपर पश्चिमी देशों का गुलाम बनने का खतरा मंडरा रहा था। मेइजी ने अपने शासन में देश का चाल चरित्र बदल कर रख दिया। उन्होंने न सिर्फ जापान की आर्थिक हालत सुधारी, बल्कि सैन्य ताकत बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान ने अपनी आर्मी का विस्तार करने के लिए नए लड़कों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इसमें किसान परिवार के नौजवानों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी तक उनकी एक ही नियति होती थी, खेत में बचपन शुरू होता और पूरी जिंदगी गुलामी करते करते वहीं जीवन खत्म। सेना में भर्ती होने का मतलब था इस गुलामी से आजादी और एलीट क्लास तक पहुंचने का मौका। इसी मेइजी युग के दौरान 1884 में टोक्यो में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया हिदेकी तोजो। उसके पिता समुराई थे। समुराई सदियों से जापान के सम्राट की रक्षा करते आ रहे थे। हालांकि 1876 में यह प्रथा खत्म हो गई थी। इसके बाद भी जापान के समाज में समुराई को सम्मान की नजर से देखा जाता था। पारिवारिक विरासत और उस समय की परिस्थिति ने यह पहले ही तय कर दिया था कि तोजो भी बड़ा होकर सैनिक बनेगा। 15 बरस की उम्र में उसका दाखिला आर्मी कैडेट स्कूल में हो गया। 1906 में जापान की क्वांतुंग आर्मी के साथ उसे मंचूरिया भेजा गया। हिदेकी का एक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन शुरुआती वर्षों में वो बिल्कुल बेवकूफ था। इसके बावजूद वो सेना में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। 1920 के दशक में जापान की इंपीरियल आर्मी में 2 धड़े बन गए। एक था तोसीहा और दूसरा था कोदोहा। तोसीहा धड़ा सेना का उदारवादी धड़ा था। वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत आगे बढ़ने का पक्षधर था। वहीं कोदोहा का कहना था कि सबसे ऊपर सम्राट, वही सिस्टम, वो जो कहेंगे वही माना जाएगा। क्वांतुंग आर्मी जापान की आर्मी का हिस्सा थी। इस गुटबाजी का सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ा। 1933 में कोदोहा ने आर्मी के भीतर तख्ता पलट की साजिश की। तोसीहा के मुखिया कर्नल नगाटा, उन्होंने साजिश को नाकाम कर दिया। 2 साल बाद नगाटा की उनके दफ्तर में हत्या कर दी गई और इसका इल्जाम भी कोदोहा धड़े पर आया।
तोशिया धड़े के लीडर के अलावा कर्नल नगाटा की एक और पहचान थी। वो हिदेकी तोजो के स्कूल के दोस्त थे। उनका मर्डर तोजो के लिए पर्सनल नुकसान था। तोशिया धड़ा जापान इंपीरियल आर्मी की टॉप लीडरशिप में पकड़ रखता था। उसने तय किया कि इस विद्रोह को हमेशा के लिए खत्म करना होगा और इस काम के लिए चुना गया हिदेकी तोजो को। उसे प्रमोट कर मेजर जनरल बना दिया गया। फिर क्वांतोंग आर्मी की मिलिट्री पुलिस का मुखिया भी बनाया गया। उसको आदेश साफ था, घर के अंदर सफाई करो। इसके बाद तोजो अपने फॉर्म में आ चुका था। उसने अपना काम बखूबी किया और यह सब चल ही रहा था कि फरवरी 1936 में टोक्यो में सेना के एक गुट ने हमला कर दिया। वित्त मंत्री की हत्या हुई, प्रधानमंत्री किसी तरह बचे। ये विद्रोही सैनिक भी कोदोहा धड़े के थे। वो सिविलियन सरकार को हटाकर सैन्य शासन लाना चाहते थे और सम्राट की बात मानने से इनकार कर रहे थे। इस हमले के वक्त हिदेकी तोजो मंचूरिया में था। खबर मिली कि क्वांतोंग आर्मी में बगावत की तैयारी चल रही है। कुछ सैनिक टोक्यो के विद्रोही गुट का साथ देने की बात कर रहे हैं। तोजो ने उन्हें काबू में किया। टोक्यो में इंतजार कर रहे विद्रोही सैनिकों का इससे मनोबल टूट गया। ये विद्रोह दबा दिया गया और इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट हिदेकी तोजो को मिला। उसने सेना और सम्राट के प्रति अपनी वफादारी साबित कर दी थी। फिर आया साल 1938। उस समय के प्रधानमंत्री प्रिंस फूमी मारो ने कैबिनेट में फेरबदल किया इस बरस में और उन्होंने जनरल इटागाकी को अपना वॉर मिनिस्टर नियुक्त किया। 1936 के विद्रोह के समय इटागाकी क्वांतोंग आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे और उन्होंने तब तोजो का काम करीब से देखा था। इसलिए जनरल इटागाकी ने तोजो को वाइस मिनिस्टर बना दिया और यहीं से तोजो की सीधी शासन में दखल की शुरुआत हुई। 1940 से 1941 के बीच तोजो वॉर मिनिस्टर के पद पर रहा। सितंबर 1940 में उसने इटली और जर्मनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की जमकर वकालत भी की और ये संधि हो भी गई और जापान धुरी राष्ट्रों का हिस्सा बन गया दूसरे वर्ल्ड वॉर में। जापान में एक बड़ा धड़ा हालांकि इस संधि के विरोध में था, लेकिन वो जानते थे कि तोजो के खिलाफ जाने का मतलब सेना के खिलाफ जाना। और इन सब के चलते जापान की राजनीति में भी अस्थिरता आ गई और अंततः अक्टूबर 1941 में हिदेकी तोजो खुद जापान का प्रधानमंत्री बन गया। उसने वादा किया कि मैं एशिया में एक नया सिस्टम लेकर आऊंगा। क्या था तोजो का प्लान? कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद मित्र राष्ट्रों के ठिकानों को तबाह कर दिया जाए और उन पर एक तरफा राज कायम कर लिया जाए। हालांकि उसके जनरल इससे बचने की सलाह दे रहे थे, लेकिन तोजो माना नहीं और उसने दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला करने का आदेश दिया। पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था। अमेरिका इस हमले से पहले तक न्यूट्रल पोजीशन में था। हालांकि वो जो मित्र राष्ट्र थे उन्हें दूसरे तरह की मदद पहुंचा रहा था, लेकिन सीधे युद्ध में नहीं उतरा था। लेकिन उसकी सीमा में जैसे ही हमला हुआ, उसने दूसरे वर्ल्ड वॉर में उतरने का ऐलान कर दिया। तोजो को अपने प्लान में जो शुरुआती सफलताएं मिली वो वक्त के साथ अब खत्म होने लगी थी। जुलाई 1944 में, यानी वर्ल्ड वॉर जब लगभग खात्मे की ओर था, सम्राट हिरोहितो ने उसे चीफ ऑफ स्टाफ के पद से हटा दिया और 4 दिन के बाद तोजो की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से वो टोक्यो के कस्बे में रह रहा था। अगस्त 1945 में जापान पर 2 परमाणु हमले हुए और 2 सितंबर को जापान ने बिना शर्त समर्पण कर दिया। इसके बाद बना मिलिट्री ट्राइब्यूनल। तोजो पर वॉर क्राइम्स के कई आरोप थे जो उसने मंचूरिया और जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर किए थे। उसे टोक्यो के घर से अरेस्ट किया गया। जब हमने आपको एपिसोड की शुरुआत में कहानी सुनाई तो ये भी बताया कि तोजो अपनी जान लेना चाहता था। उसने कोशिश भी की। पहले वो हाराकीरी विधि से अपनी मृत्यु तय करना चाहता था, लेकिन उसकी टेबल पर तलवार पड़ी रह गई। यूएस आर्मी के आने से पहले उसने खुद को गोली मारी और बाद में उसे आर्मी के अस्पताल में बचा लिया गया। जी, वो गोली चलाने से तोजो मरा नहीं। नवंबर 1948 में उसके केस का फैसला आया। हिदेकी तोजो को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 दिसंबर 1948 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। अब ये प्रश्न कि ये कहानी आज क्यों सुना रहे हैं, इसकी वजह है एक खुलासा। फांसी पर लटकाए जाने के बाद हिदेकी तोजो का क्या हुआ, यानी कि उसकी लाश का क्या हुआ, ये पिछले हफ्ते तक रहस्य था। पूरे 73 बरस के बाद अब इसका भेद खुला है। इस भेद के खुलने की कहानी का एक किरदार है हिरोआकी ताकाजावा। टोक्यो के निहोन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। उन्हें वॉशिंगटन के यूएस नेशनल आर्काइव्स में एक डीक्लासिफाइड दस्तावेज मिला। इसमें हिदेकी तोजो के मरने के बाद का ब्यौरा दर्ज है। क्या कहता है ब्यौरा? फांसी देने के बाद तोजो और उसके 6 साथियों की लाश को जला दिया गया। जलाने के बाद जो राख बची उन्हें आर्मी एयरक्राफ्ट से प्रशांत महासागर में फेंक दिया गया, योकोहामा के तट से लगभग 48 किलोमीटर दूर। पूरी कोशिश की गई कि राख का एक भी कतरा जापान की सीमा में न बचे। 23 दिसंबर 1948 को यूएस आर्मी के मेजर लूथर फ्रियरसन ने लिखा कि वो खुद
तोजो की मौत के गवाह रहे। उन्होंने ही सातों की लाश को जलवाया, फिर उसकी राख को अलग अलग मर्तबान में भरा और खुद समंदर में फेंका। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये आशंका थी कि अगर राख तोजो के समर्थकों के हाथ लग गई तो वो उसका स्मारक बना देंगे, उसे हीरो की तरह पूजने लगेंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि असल में अमेरिका ने जापान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया। वॉर क्रिमिनल्स की हर एक निशानी मिटा देने के कुछ और उदाहरण भी मिलते हैं। नाजी जर्मनी में होलोकॉस्ट का मास्टरमाइंड एडोल्फ आइकमैन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फरार हो गया। कई बरसों की कोशिश के बाद मोसाद ने उसे अर्जेंटीना में पकड़ा। 1 जून 1962 को आइकमैन को फांसी पर चढ़ाया गया। कुछ घंटों के भीतर उसकी लाश भी जलाई गई और बची हुई राख को इजराइल की नौसेना ने देश की समुद्री सीमा से बाहर जाकर फेंका। एक और किस्सा सुनिए। हिटलर का डेप्यूटी था रुडोल्फ हेस। 1941 में वो हिटलर को बिना बताए ब्रिटेन पहुंच गया। वो ब्रिटेन के साथ शांति समझौता करना चाहता था। जब हिटलर को इसकी खबर मिली तो उसने हेस को पहचानने से मना कर दिया। रुडोल्फ हेस को जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में उसे आजीवन कैद की सजा मिली। ये कैद में रहने का सिलसिला दशकों चला। फिर 17 अगस्त 1987 का दिन आया जब जेल में उसकी लाश मिली। हेस ने खुद को फांसी लगा ली थी। हालांकि ये रहस्य रहा कि 93 साल की उम्र और सख्त पहरे के बावजूद उसने ऐसा कैसे किया। खैर, मरने के बाद हेस को जर्मनी के बवेरिया में एक कब्रिस्तान में दफनाया गया और कुछ ही समय में वो जगह तीर्थ स्थल बन गई। भारी संख्या में लोग उसकी कब्र देखने और फूलमाला चढ़ाने आने लगे। 2005 में तब जर्मनी की एक अदालत ने वहां लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई, पर फायदा कुछ नहीं हुआ और आखिरकार 2011 में चर्च की सहमति से हेस के कंकाल को कब्र से निकाला गया, जलाया गया और बची हुई राख को समंदर में अज्ञात जगह पर फेंक दिया गया। और जहां तक आज की कहानी के नायक या खलनायक हिदेकी तोजो की बात है, जापान में आज भी एक धड़ा उसे देशभक्त मानता है। कोई निशानी न होने के बावजूद उसकी पूजा करता है, जबकि दूसरा धड़ा उसे वो प्रधानमंत्री मानता है जिसने अपने ही हाथों जापान की बर्बादी की पटकथा लिख दी। हिदेकी तोजो को कैसे याद रखा जाए? क्या अमेरिका ने उसकी राख को अनजान जगह पर फेंक कर सही किया? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी कनाडा से। यहां गोल्फ खेलने की वजह से एक आर्मी जनरल की नौकरी चली गई। जी, आपने सही सुना। कनाडा की सेना के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल माइक रूलो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2 जून को पूर्व आर्मी चीफ जनरल जोनाथन वेंस और नौसेना कमांडर एडमिरल क्रेग बेंस के साथ गोल्फ खेला। बेंस ने 13 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी। इससे पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि दोनों अफसरों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये गोल्फ खेलने पर इतना बवाल क्यों? दरअसल जनरल जोनाथन वेंस पर यौन शोषण और अपने मातहत काम करने वाली महिला अफसरों को घटिया मेल भेजने जैसे संगीन आरोप हैं। उनके ऊपर जांच चल रही है। जो अफसर इस मामले की जांच कर रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल माइक रूलो को रिपोर्ट करते हैं। आशंका जताई जा रही थी कि इस मुलाकात से जांच पर असर पड़ सकता है। जनरल वेंस अपने ऊपर लगाए आरोपों से इनकार करते हैं। जनवरी 2021 में रिटायर होने से पहले उन्होंने 6 बरस तक कनाडा के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के पद पर काम किया था। दूसरी सुर्खी इजिप्ट से है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड के 12 सदस्यों की मौत की सजा बरकरार रखी है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के दस्तखत के बाद इन लोगों को फांसी दी जाएगी। सजा पाने वालों में पूर्व मंत्री और एक पूर्व सांसद भी है। सजा की वजह 2011 के अरब स्प्रिंग में हुस्नी मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड सत्ता में आया। मोहम्मद मोरसी देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन जुलाई 2013 में सेना ने मोरसी का तख्ता पलट कर दिया। मुस्लिम ब्रदरहुड ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया और कुछ दिनों के बाद सेना ने प्रदर्शन वाली जगह पर जब धावा बोला तो 800 से ज़्यादा लोग मारे गए। मरने वालों में कुछ पुलिस वाले भी थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की हत्या, पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा और हथियार रखने समेत कई तरह के केस दर्ज किए गए। सितंबर 2013 में इजिप्ट की एक अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन भी लगा दिया और इसके बाद से संगठन से जुड़े लोगों को ठिकाने लगाया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को भी मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2019 में कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इजिप्ट दुनिया में सबसे अधिक मौत की सजा देने वाले देशों में से एक है। 2020 में 107 लोगों को यह सजा मिली, जबकि इस साल 51 लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी इंग्लैंड से। यहाँ की सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल में छूट देने की डेडलाइन 4 हफ्तों के लिए बढ़ा दी है। पहले ये 21 जून को होना था, अब नई तारीख 19 जुलाई की रखी गई है। इस देरी की वजह है कोरोना के बढ़ते मामले। पिछले कई दिनों से इंग्लैंड में रोजाना 7000 से ज़्यादा नए केस दर्ज हो रहे हैं। हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है और संक्रमण में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। ये पुराने वेरिएंट्स की तुलना में 60% अधिक संक्रामक है।
प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अभी सावधानी बरतने में ही समझदारी है और उम्मीद जताई कि 21 जुलाई तक 60% से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगा दी जाएंगी। सरकार 28 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा करेगी और उसके बाद आगे का फैसला। इंग्लैंड की ये घटना हमारे लिए सबक है, क्योंकि हम में से कुछ लोगों ने लापरवाही बरतना फिर से शुरू कर दिया। ऐसा मत करिए, जान है तो जहान है। माननीय प्रधानमंत्री ने तो यही कहा है और दुरुस्त कहा है। जी, अब विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।